हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी सफ़र में। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए मॉक टेस्ट जीके का एडुकेटी बेस्ड पैटर्न। और इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे हम और वो टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। और उसमें हमने सारे इम्पोर्टेंट जीके के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो कवर करने की कोशिश की है। और ये बिल्कुल ही एग्ज़ाम फोकस्ड मॉक टेस्ट होने वाला है। इसे आप देंगे और आपका जो भी स्कोर रहता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आपको हमारा ये मॉक टेस्ट कैसा लगता है, उसका लेवल कैसा लगता है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रोलिंग योजना को किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? बिटवीन विच टू 5 years प्लान वाज द रोलिंग प्लान इम्प्लीमेंटेड? चौथी और पांचवी के बीच, छठी और सातवीं के बीच, दूसरी और तीसरी के बीच, या फिर पांचवी और छठी के बीच? तो रोलिंग प्लान को जो लाया था वो लाया था आपके जो मोरारजी देसाई की जब सरकार थी 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार में ये रोलिंग प्लान आया था। और इसमें क्या था, जैसे कि कोई भी पंचवर्षीय योजना है आप उसमें हर साल परिस्थिति के हिसाब से उसको बदल सकते थे, परिस्थिति के हिसाब से बदल सकते थे। तो 1978 के आसपास कौन सी आपकी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो वो उसके बीच थी पांचवी और छठी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक संगीत बाल प्रकाश? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने, पंडित नारायण राव ने, भीमसेन जोशी ने, या फिर विष्णु नारायण भारतखंडे ने? तो ये लिखी है आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। और इन्होंने ही जो आपका एक फेमस भजन है रघुपति राघव राजा राम, उसकी जो धुन है वो भी इन्होंने ही कंपोज करी थी। ठीक है। अपना तीसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक सत्रों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? चार कथन है आपके सामने, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, पहला सत्र 28 से 30 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरा है, श्री दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता में हुए दूसरे सत्र की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी है, बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में आयोजित तीसरे सत्र के अध्यक्ष थे। दिल्ली, चौथा ऑप्शन है, दिल्ली में आयोजित चौथे सत्र की अध्यक्षता एक भारतीय जॉर्ज यूल ने की थी। तो ऑप्शन ए भी आपका राइट आंसर है, मतलब राइट आंसर नहीं, मतलब वो राइट है। ठीक है। और ये भी आपके दूसरे सत्र की अध्यक्षता जो है ना वो भी नेहरू जी ने की थी। और तीसरे सत्र के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब ही थे। लेकिन चौथा सत्र है वो दिल्ली में नहीं हुआ था, वो हुआ था आपका कहाँ पर, वो हुआ था आपके इलाहाबाद में। वो आपका इलाहाबाद में हुआ था। और जॉर्ज यूल जो है ना ये भारतीय नहीं थे, ये एक स्कॉटिश व्यापारी थे। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही कथन सही नहीं है, बाकी तीन के तीनों कथन आपके सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक विष उत्पादक जीवाणु के कारण होने वाले टेटनस का दूसरा नाम क्या है? क्लेफोर्ड जो है, या फिर स्नैप जो है, या फिर लॉक जो है, या फिर ब्रोकन जो है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉक जो। ठीक है। और इसको लॉक जो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो जबड़े की मांसपेशियां होती हैं वो पूरी तरीके से जकड़ जाती हैं और इससे मुंह नहीं खुलता है। ठीक है। इस वजह से इसे लॉक जो कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, जब हम एनएनपी को कुल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एनएनपी, नेशनल नेट प्रोडक्ट। ओके। तो जब हम एनएनपी को कुल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होती है क्या? आपके ऑप्शंस हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डिविडेंड्स, या फिर रिसोर्स ग्रोथ, या फिर पर कैपिटा इनकम। तो हमें प्राप्त होती है आपकी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होती है जो प्रति व्यक्ति औसतन आय होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थवल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है?
मिजोरम का है, मणिपुर का है, गोवा का है या फिर आपके पश्चिम बंगाल का है। तो थवल चोंगबा जो नृत्य हो जाएगा वो आपके मणिपुर का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये असंग फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है, जैसे हम मणिपुर की होली भी कहते हैं। ठीक है। और ये कैसे मनाया जाता है, इसमें जो युवक और युवती होती है वो हाथ पकड़कर गोल घेरा मनाते हैं। ठीक है। और पारंपरिक संगीत जो होता है उस पर डांस करते हैं। ठीक है, उस पर डांस करते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? रेड सी और मेडिटेरियन सी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को, या फिर पैसिफिक ओशन या और अटलांटिक ओशियन को। तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य, इसका तो आंसर शायद आपको पता ही होगा, क्योंकि ये अभी भी ट्रेंडिंग न्यूज में बना हुआ है ट्रम्प बाबा की ट्रम्प बाबा के कारण। और ये जो है हॉर्मुज जल डमरू मध्य, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, और ये वैश्विक तेल आपूर्ति का बहुत बड़ा हिस्सा इसी से होकर गुजरता है। और जो ये है ना, ये आपके ईरान और ओमान के बीच है। ईरान और ओमान के बीच है। ईरान और ओमान के बीच आपका ये हॉर्मुज जल जल डमरू मध्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी डी सतीशन ने केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? धर्मदम से, परवूर से, पुतुपल्ली से, या फिर आपके पलक्कड़ से? तो वो जो निर्वाचित हुए हैं वो हुए हैं आपके ऑप्शन बी, परवूर से। ठीक है। परवूर से आपके सतीशन निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टूवर्ड जीरो वेस्ट पहल की पहली सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? मैसूर को, इंदौर को, बरकला को, या फिर सूरत को? तो इसमें शामिल किया है आपके बरकला को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके केरल में है। बरकला जो है ना आपके केरल में पड़ता है। ठीक है। बरकला आपके केरल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, मैचिंग मैचिंग वाला आ गया भाई। मिलान करना आपको सही का। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है आपका? भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? बांधवगढ़ बर्ड सेंचुरी कहाँ है? और काजीरंगा सेंचुरी। तो आप मिलान करेंगे तो आपका जो गिर फॉरेस्ट हो जाएगा वो आपका कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपके गुजरात में। ठीक है, इसका तो इससे मिलन हो जाएगा। और गिर फॉरेस्ट क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपके लायंस के लिए। एशियाटिक जो लायन होते हैं, शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। और जो आपका भरतपुर बर्ड सेंचुरी है ये आपकी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपके राजस्थान में। ठीक है, इसका राजस्थान राइट आंसर होगा। जो आपकी बांधवगढ़ सेंचुरी है ये पड़ती है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और बची काजीरंगा वो आपकी असम में हो जाएगी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4123। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल 348 के तहत, आर्टिकल 343 में, या फिर आपके आर्टिकल 344 में, या फिर आपके आर्टिकल 351 में? तो जो राजभाषा है वो आपके संविधान के भाग 17 में है। ठीक है, आपके भाग 17 में आपकी राजभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, भाग 17 में राजभाषाएं दी गई हैं। और जो हिंदी है आपकी भारत की जो है ना, वो कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा ही है जिसमें कामकाज किया जाता है। तो वो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 343। और विशेष रूप से बात करें तो 343 एक। ठीक है, 343 एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, समानता के अधिकार राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 की एक सीमा के रूप में उचित वर्गीकरण रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अवधारणा किस मामले में स्थापित की गई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार में, या फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ में, या फिर गोलकनाथ मामला बनाम पंजाब राज्य और अन्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम
अनवर अली सरकार। ठीक है, तो इसमें जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की गई है उसका मतलब है कि जैसे सरकार चाहे उसके पास तार्किक और वैध एक उद्देश्य हो तो वो अलग अलग वर्गों के लिए ना अलग अलग कानून बना सकता है, एक ही कानून सबके लिए नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो ये दो कथन दिए गए इन पर आपको विचार करना है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। दूसरा है आर्टिकल 139 ए को 42वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था। तो आर्टिकल 139 है, इसे आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इस संशोधन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए थे और कुछ बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई थी। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र पावर है ना वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। और ये भी सही है, तो इसके इसके कारण आंसर आपका ऑप्शन सी एक और दोनों सही हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट सही है। 14 क्वेश्चन, चितरंजन दास द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस का मुख्य फोकस क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वशासन की वकालत, भारत के प्राचीन साम्राज्यों का विस्तृत इतिहास, स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक सुधारों का अध्ययन, या फिर महात्मा गांधी की जीवनी। तो इसमें जो है ना आपका मुख्य फोकस जो था ना वो था आपका ऑप्शन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वशासन की वकालत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स कोशिका अंगक एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है और कोशिकीय श्वसन के लिए भी उत्तरदायी होता है? लाइसोसोम होता है आपका, सेंट्रोसोम होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या फिर राइबोसोम होता है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये सभी को ऊर्जा प्रदान करती है, बाकी जो भी आपके इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? बिहू नृत्य कहा जाता है, घूमर नृत्य कहा जाता है, या फिर डांडिया रास कहा जाता है? बिहू आपका असम में होता है। कहाँ होता है? आपके असम में होता है। घूमर आपका राजस्थान का हो जाएगा। कहाँ का? राजस्थान का हो जाएगा। और डांडिया रास जो है ना आपके कहाँ? गुजरात का है। तो क्या बचा? आपका बचा चेराब नृत्य। तो मिजोरम का चेराब नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीतकार रविशंकर ने 1968 में अपने किस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था? द साउंड ऑफ इंडिया में, फुल सर्कल कार्नेगी हॉल में, या फिर बेस्ट मेट्स ईस्ट में, या फिर द कॉन्सर्ट ऑफ फॉर बांग्लादेश में? तो वो जीता था आपका बेस्ट मेट्स ईस्ट में। ठीक है, और इन्होंने 1968 में अपना पहला ग्रैमी जीता था। ठीक है, 1968 में। अगला क्वेश्चन, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर के तहत वाणिज्यिक बैंकों को इनमें से कौन से एक अंश को लिक्विड एसेट के रूप में रखना आवश्यक होता है? सेविंग डिपॉजिट को, करंट डिपॉजिट को, टोटल डिमांड इन टर्म डिपॉजिट्स को, या फिर टर्म डिपॉजिट्स को? तो रखना जो आवश्यक होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी टोटल डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट को। और जो एसएलआर होता है इसके तहत जो कमर्शियल आपकी बैंकें होती हैं वो नेट एंड डिमांड टाइम लाइबिलिटीज का एक निश्चित हिस्सा जो होता है उसको लिक्विड एसेट के रूप में रखती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है ये भी, इनमें से कौन सा या कौन से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन अपरदित भू आकृतियों की विशेषता है? पहला है आपका पतले आधार और चौड़े ऊपरी हिस्से वाली मशरूम के आकार की चट्टानों का निर्माण, मेज की सतह जैसी चपटी चोटी वाली अपशिष्ट पहाड़ियों का विकास, या आपके पृथक चबूतरों के रूप में खड़े चट्टानी अवशेषों का उभरना?
तो ये आपके 3 के तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी सही हैं। अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश का संस्थापक था? मोकरी था, पल्लव थे, बिंद शक्ति थे या फिर चालुक्य? तो वो जो हो जाएंगे आपके बिंद शक्ति हो जाएंगे। ठीक है। और ये ना दक्षिण और मध्य भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है। और बाद में इस वंश के जो शासक थे उन्होंने गुप्त साम्राज्य के जो साथ था ना वैवाहिक संबंध भी इन्होंने बनाया था। किसके साथ? गुप्त साम्राज्य के साथ। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ किसी विशेष वस्तु की मांग इसलिए कम हो जाती है क्योंकि अन्य लोग भी उसी वस्तु का उपभोग करते हैं? स्नोव इफेक्ट कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं या बेबलन इफेक्ट कहते हैं? तो इसे आपका स्नोव इफेक्ट कहते हैं। जब कोई वस्तु जो होती है ना बहुत अधिक लोग जब इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उसकी जो यूनिकनेस विशिष्टता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। ऐसे में कुछ लोग जो होते हैं उस चीज़ को लेना पसंद नहीं करते हैं और उसे खरीदना बंद कर देते हैं और जिससे वह चीज़ कम होने लगती है। ठीक है, इसे स्नो इफेक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जैतून के तेल का 55 से 80% हिस्सा बनाता है जो कि इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है? ओलिक एसिड, लॉरिक एसिड, स्टेरिक एसिड या फिर एराकिडिक एसिड? तो इसे कहते हैं आपका ओलिक एसिड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से आपका मैचिंग वाला आ गया है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थानों का उनके संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान इसमें करना है। ठीक है। आपका है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके संस्थापक कौन थे? बनारस का संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज और कोलकाता मद्रास। तो जो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसके संस्थापक आपके कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। कौन? सर विलियम जोन्स। ठीक है। और बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था वो इस्टेब्लिश किया था आपके जोनाथन डंकन ने। किसने? जोनाथन डंकन ने किया था। और आपका फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ना वो आपके लॉर्ड वेलेजली ने किया था। और जो कोलकाता मद्रास मदरसा था वो आपका वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए राइट बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक उल्लेखित एक मूल कर्तव्य है? समय पर करों का भुगतान करना, लोकसभा निर्वाचन में मतदान करना, 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। मूल कर्तव्य पूछा है, वो कौन से भाग में? आपके भाग 4 ए में हो जाएंगे। कौन से भाग? भाग 4 ए में है। आर्टिकल आपका 51 ए है। और ये बाद में जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इसमें जो है ना आपके समय पर करों का भुगतान ये भी नहीं होगा। लोकसभा निर्वाचन में मतदान करना ये भी मूल कर्तव्य नहीं आएगा उसमें। और 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करना ये भी मूल कर्तव्य में नहीं आता है। उसमें आएगा आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन हमारे आज के मॉक टेस्ट का, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसे मिला है? भानु मुश्ताक को, गीतांजलि श्री को, ताइवान ट्रेबलक को या फिर टॉम बॉब सेंट को? तो वो मिला है आपका ऑप्शन सी, ताइवान ट्रेबलक को। और भानु मुश्ताक को इससे पहले मिला था हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है। इसी के साथ हमारे 25 के 25 क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं। आपका जो भी स्कोर रहा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हमें बताएंगे कि किस प्रकार का लेवल रहा, आपको कैसा लगा ये मॉक टेस्ट। अगर आपको अच्छा लगता तो हम इसे और भी लाने का प्रयास करेंगे और भी ज़्यादा इसे अच्छा बनाएंगे। और मदद आपको इससे ज़रूर मिलेगी। आपको आपके स्कोर में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। आई प्रॉमिस इट। चलो फिर मिलते हैं अपने अगले मॉक में। धन्यवाद।